निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का करीब 7-8 महीने पहले एक फैसला आया था। उस फैसले में जो कुछ जज ने कहा था वो बेहद ही आपत्तिजनक था, निंदनीय था, बल्कि दंडनीय भी था। क्योंकि जज ने जो निर्णय सुनाया था, जो कुछ कहा था, वो ऐसे शब्द थे, ऐसी बातें थी कि हम उसको बोल भी नहीं सकते। मामला था बलात्कार और पॉक्सो एक्ट का। लेकिन उस जज ने जो भद्दी टिप्पणियां करते हुए अपराधियों को छोड़ने का काम किया था, या फिर कहें कि उनको हल्के केसेस में उनका ट्रायल चलाने की बात कही थी, वो बेहद आपत्तिजनक था और इसकी प्रतिक्रियाएं पूरे देश में देखने को मिली थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस जज के आदेश को स्टे कर दिया था। लेकिन होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश को स्टे करने के अलावा उस जज को दंडित भी किया जाना चाहिए था, जिसने ऐसी अनर्गल और बेहद ही बेहूदी बातें की थी उस केस में। अब इस केस में फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची शामिल थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हाई कोर्ट या निचली अदालतों के जजों को बलात्कार या महिलाओं से संबंधित जो उनके केसेस होते हैं उसमें संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए और कोई भी ऐसी अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे पीड़िता या समाज को गलत संदेश जाए। उन्होंने इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाने की भी बात की है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उस जज ने क्या कहा था। बहुत से लोग इस पर कह रहे हैं, उस पर थंबनेल बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो संस्कार है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। हम इतना ही कहेंगे कि उस जज ने जो कुछ कहा था वो किसी समझदार और भारतीय सनातनी संस्कृति के व्यक्ति से उसकी उम्मीदें नहीं की जा सकती है। उसने साफ तौर पर अपराधियों के अपराध को कमतर बताने की कोशिश की थी, धाराओं को कमजोर करने के लिए आदेश दिया था और बचाव किया था उन अपराधियों का। पीछे वजह क्या थी? हो सकता है रिश्वत गई हो, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब अपराधियों को बचाने के लिए मामले आते हैं तो वहां बहुत मोटा पैसा फेंका जाता है। अन्यथा कोई और वजह नहीं थी इस केस में जज द्वारा इस तरीके की टिप्पणियां करने की, क्योंकि जो रेप लॉ है, जो आईपीसी का सेक्शन 376 था, उसमें साफ तौर पर पीड़िता के पक्ष में बहुत सारी चीजें कही गई थी। लेकिन यहाँ तो जज अपराधियों को बचाने के लिए उन चीजों को तोड़ते मरोड़ते हुए नजर आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ करके उस फैसले को खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि हम पूरे देश के हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है उसके जजों के लिए एक गाइडलाइन बनाएंगे जो इस तरीके के अपराधों में किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से उन्हें बचने का निर्देश देगी। अब ये जो टिप्पणी होती है ये न्याय का हिस्सा नहीं होती, ये दरअसल उस जज की एक ज्ञान, आप कह सकते हैं ज्ञान की उल्टी करने जैसी हरकत होती है। यानी जिस चीज की जरूरत नहीं है आप वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जज का काम होता है जो मामला सामने रखा हुआ है उसमें लीगलिटी और इलीगलिटी को देखना है और लीगलिटी डिसाइड करनी है, लेकिन जज उससे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जज बदनाम हैं। वर्तमान के हमारे जो सीजेआई हैं वो भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं, हालांकि अब वो शायद अपनी उन गलतियों को सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। नुपुर शर्मा के मामले में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने भी जो टिप्पणियां की थी वो किसी भी तरीके से न तो आवश्यक थी ना ही वो न्याय के अनुरूप थी। खैर, अब वो सुधर रहे हैं और सुधार का हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब कोई जज इस तरीके की टिप्पणियां करता है, इस तरीके के निर्णय लेता है, तो फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
बहुत से केसेस में जब ज्यादा जनता में उबाल आ जाता है तो जजों की टिप्पणियों को वापस कराया जाता है, उन मामलों को जल्दी से निपटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये एक बच्ची से रिलेटेड मामला था, महिलाओं की इज्जत से रिलेटेड मामला था, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर मामला था। उसके बावजूद इसका निपटारा होने में 8 महीने से ज्यादा का समय क्यों लगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस समय जो सीजीआई थे वो थे जस्टिस संजीव खन्ना, बाद में जस्टिस बीआर गवई सीजीआई बने। हालांकि उन्होंने उस मामले को सुना था और उसको स्टे भी किया था, लेकिन सवाल ये है कि केवल स्टे करके आपने उसको छोड़ दिया। वर्तमान सीजीआई ने उस पर फैसला लिया है, जबकि होना यह चाहिए था कि जिस दिन उस जज ने टिप्पणी की थी उसी दिन उस जज के खिलाफ कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस फैसले को स्टे किया जाना या उसको खारिज किया जाना चाहिए था। स्टे की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि साफ तौर पर उस मामले में जो केस था वो अपराधियों के विरोध में था। अपराधी जो धाराएं लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जज की टिप्पणियों ने मामले को बदल दिया था और देश में उबाल भी आया था। लेकिन वो उबाल इतना ज्यादा उस समय नहीं था, क्योंकि आज से 8 महीने पहले बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर कोर्ट के खिलाफ बातें नहीं हो पा रही थी। जजों के जो अविवेकपूर्ण निर्णय होते थे या टिप्पणियां होती थी उस पर बोलने से लोग हिचकिचा रहे थे। बाद में जब यशवंत वर्मा का मामला आया, मामला खूब उठा और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने उसको कई बार उठाया। बाद में हम जैसे लोग भी आए और खुलकर कोर्ट के आचरण, जजों के आचरण पर जब बात होने लगी तो लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। उसकी परिणति हुई थी पूर्व सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने से। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए जजों को ये समझ में आ गया कि अब इस देश की 150 करोड़ जनता को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चाबुक से डराया नहीं जा सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ निर्णय दे रहे हैं, उसके लिए आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अब तक ये जवाबदेही देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है और ना ऐसी कोई परंपरा है कि कोई भी जज, चाहे वो लोअर जुडिशरी का जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का जज हो, या फिर वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो कोई भी निर्णय कर दे, कोई भी टिप्पणी कर दे, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। पर सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने जूता फेंकने का काम किया था, उससे पूरी की पूरी जुडिशरी के कान खड़े हो गए थे और उन्हें पता चल गया था कि अब लोग अन्याय के खिलाफ बोलने से डर नहीं रहे हैं। और ये एक अच्छा संकेत था। हालांकि वो घटना, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये जो कुछ डर दिखा जजों के अंदर, ये वास्तव में बहुत पहले दिख जाना चाहिए था। क्योंकि भारत के संविधान ने साफ तौर पर भारत के हर नागरिक को बराबर बताया है। पद बड़ा हो सकता है और पद अस्थायी होता है। जैसे कि बीआर गवई अभी करीब 1 महीने पहले देश के सीजीआई थे, तो सीजीआई के पद पर होने की वजह से उनका एक प्रोटोकॉल था, उनकी सुरक्षा थी, उनका एक संस्थागत सम्मान था। लेकिन आज वो रिटायर होने के बाद मेरे और आपकी तरह साधारण नागरिक ही हो गए हैं। अब उनमें और आप में या मुझ में कोई अंतर नहीं है और ये चीज जजों को हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन इस देश की जुडिशरी में जो बैठे हुए जज हैं, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप को एक स्वप्न लोक में जीने लगते हैं। क्योंकि इन्हें जो वकील सामने खड़े होते हैं वो माई लॉर्ड और मी लॉर्ड करके संबोधित करते हैं। ये लॉर्ड लॉर्ड सुनने के बाद में खुद को लॉर्ड समझने लगते हैं, खुद को खुदा मानने लगते हैं। यही वजह है कि राम मनोहर मिश्रा टाइप के हाई कोर्ट के जज इतने अविवेकपूर्ण और इतने ज्यादा निंदनीय, फूहड़
वक्तव्य दे देते हैं, जिससे देश की जनता को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि वो गाइडलाइंस बनाएंगे, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इस तरीके की टिप्पणियां करने वाले, इस तरीके के अनर्गल निर्णय देने वाले जजों के खिलाफ त्वरित तौर पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर यह नियम बनता है तो फिर पारदीवाला और आर महादेवन जैसे जज भी सुधर जाएंगे। वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान की शक्तियों से बाहर जाकर आदेश दे नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि ये जो जज चुने जाते हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम नाम का एक कोटरी आप इसे कह सकते हैं, या ग्रुप कह सकते हैं, गिरोह कह सकते हैं, वो इनका चुनाव करता है। और चुनाव होता है भाई भतीजों में से या फिर चेले चपाटों में से। वहां योग्यता कोई मापदंड नहीं है, वहां आपकी सेटिंग मायने रखती है, या फिर जिन लोगों की सेटिंग है उनके पास आप कोई चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और उसके फायदे भी बहुत हैं। एक एक जमानत के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इस तरीके के जो केस होते हैं, रेप या पॉक्सो से संबंधित जो केस होते हैं, इनमें अपराधियों को बचाने के लिए जजों को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में करोड़ रुपए की कोई कीमत नहीं है। अगर किसी शहर में, महानगर में किसी व्यक्ति के पास 100-200 गज का मकान है, जमीन है, तो वो आराम से 1-2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर सकता है। और यही बात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले जो वकील हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जो बिजनेस चलता है, सबसे ज्यादा कमाई जो वकीलों की होती है, वो बेल के खेल से ही होती है। और इस केस में भी अगर जांच की जाए तो निश्चित तौर पर जज ने जो कुछ कमेंट किए थे वकीलों के माध्यम से, उन अपराधियों को, 3 अपराधियों को बचाने की जो कोशिश की थी, उसके पीछे भी रिश्वत का खेल ही निकलेगा। लेकिन चूंकि जजों के ऊपर कोई सजा नहीं है, जज कोई भी फैसला दे दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, उसका कोई भी पुनर्विचार नहीं होता है। हाँ, उस केस के खिलाफ अपील हो जाती है, अपील में मामला खारिज हो जाता है, लेकिन जज को कोई सजा नहीं मिलती है। यानी जज के तौर पर किए गए हर अपराध को हमारे देश में दंड और जांच से ऊपर माना गया है। इसके लिए जैसा हम बार बार आपसे कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बन गई, एक प्रेसिडेंस बन गई कि किसी भी जज के खिलाफ आप एफआईआर नहीं कर सकते, पुलिस या सीबीआई या कोई दूसरी एजेंसी जांच नहीं कर सकती। एफआईआर और जांच करने के लिए सीजेआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, और भारत के सीजेआई अपने इन चहेते भाई भतीजों, चेले चपाटों के खिलाफ एफआईआर की परमिशन नहीं देते हैं। ये अब तक का इतिहास बताता है। फिर मामला चाहे यशवंत वर्मा की तरह अखबारों की सुर्खियां क्यों न बन चुका हो, पूरे देश में उसको लेकर खूब आलोचनाएं क्यों न हो रही हो, लेकिन हमारे जो सीजेआई होते हैं वो बहुत ही मोटी चमड़ी के होते हैं और उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसी किसी इम्यूनिटी की बात नहीं की गई है। भारत के सभी नागरिक समान हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादातर मामले जो आते हैं वो मौलिक अधिकारों को लेकर ही आते हैं। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा मौलिक अधिकारों का हनन अगर कोई कर रहा है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कर रहे हैं। इस सब को अगर बदलना है, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और ये जो मामला आया है ये भी देश की जनता की जागरूकता की वजह से ही आ पाया है कि जब ये फैसला लिया गया था, जब ये टिप्पणियां आई थी, अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी, बहुत से लोगों ने उस पर जो थंबनेल बनाए थे, उत्तेजक थंबनेल बनाकर वीडियो बनाए थे, उससे लोगों को पता चला था। लेकिन चूंकि उस जज ने ऐसी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल किया था कि हम उसको बोल ही नहीं सकते। आप सबको पता है कि उसने क्या कहा था। एक बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई थी, उसी घटना पर सवाल उठाए थे उस जज ने, और वो जो 3 अपराधी थे उन्हें 2 लोगों ने पकड़ा था, उस बच्ची को छुड़ाया था, जिसकी वजह से वो उस घटना का शिकार होने से बच गई थी।
और जज ने यह कह दिया था कि यह सब उस अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह सब बलात्कार नहीं माना जाएगा। यही सारा मामला था। हम उस पर बहुत ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह जनता की एक और बड़ी जीत है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस निर्णय के द्वारा सामने आई है कि अगर जनता के खिलाफ, जनता के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई जज भी अगर कोई अनर्गल बात करेगा, टिप्पणी करेगा, तो फिर उसको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन इसकी असली जीत तो तब होगी कि जब ऐसे जजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होने लगेगी, जब जज के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, न्याय की जगह अन्याय करता है और अनर्गल टिप्पणियां करता है, तो उसके खिलाफ कम से कम 2 से 3 महीने की सजा तो निश्चित ही होनी चाहिए। उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए और आगे के उसकी पेंशन भी रोके जाने का प्रावधान होना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।